Good evening, everyone. Good evening. गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभी तक 2 to 3 में हमने दो ब्लॉक्स कंप्लीट कर लिए हैं। वन इज क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज कैटलॉगिंग। ठीक है, आज हम थर्ड ब्लॉक शुरू करेंगे और थर्ड ब्लॉक है इंडेक्सिंग। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, है ना। और हो सकता है थोड़ा कुछ यूनिट्स, कोई यूनिट ऐसी होगी जो थोड़ी बोरिंग होगी। और बोरिंग होने का रीज़न ये होगा कि जो टेक्निक्स होगी वो बहुत पुरानी होती है। ठीक है, और पुरानी होने की वजह से उस समय वो वर्क करती थी लेकिन आज वर्क नहीं करती। और उसको जब हम समझाएंगे तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता उसको, यानी फीचराइज करना, है ना। क्योंकि जिन सॉफ्टवेयर्स पे वो काम करती थी इंडेक्सिंग टेक्निक्स, वो वो सॉफ्टवेयर अब नहीं चलते। अब जो सॉफ्टवेयर चलते हैं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं। लेकिन जब ये शुरू हुआ था इंडेक्सिंग, तब ये इस तरह के सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं थे। और जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल थे वो उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे कि आज के ओपेक की तरह इंडेक्सिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। आज के मार्क 21 में जिस तरह से हम इंडेक्सिंग करते हैं वैसी फैसिलिटी उस समय प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, लेकिन इंडेक्सिंग शुरू हुई। इंडेक्सिंग जब नहीं थी तो उससे पहले कैटलॉगिंग के थ्रू ही बुक को सर्च किया जाता था। ठीक है, सब्जेक्ट दो चीजें होती है, दो कॉन्सेप्ट है इसमें, एक सब्जेक्ट कैटलॉगिंग का और सब्जेक्ट इंडेक्सिंग का। सब्जेक्ट कैटलॉगिंग अलग कॉन्सेप्ट है और सब्जेक्ट इंडेक्सिंग है अलग कॉन्सेप्ट है। दोनों एक साथ होती है लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब अगर हम कहेंगे सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, ठीक है, तो वहां पे ऑथर और टाइटल, इसके थ्रू हम सर्च करते हैं। ठीक है, लेकिन जब सब्जेक्ट इंडेक्सिंग कहते हैं तो सब्जेक्ट इंडेक्सिंग में जो सर्च होता है वो सब्जेक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, लेकिन इंडेक्सिंग की शुरुआत तक ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, उससे पहले सब्जेक्ट कैटलॉगिंग होता था, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग नहीं होता था। ठीक है, तो आज हम आपका जो ब्लॉक 3 है उसका यूनिट 1 के बारे में देखेंगे कि सब्जेक्ट इंडेक्सिंग होता क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, कैसे वो शुरू हुआ। तो आज बेसिक्स है उसका, तो वो इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आपकी बुक है, बुक 223 की यूनिट नंबर 9, ब्लॉक 3। गुड इवनिंग दीपाली, बोलिए। आ गई, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन चल। हाँ ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब आप अच्छे से पढ़ पाओगे उसको, है ना। नहीं यानी, हाँ नहीं, हाँ आपके पास जब बुक होती है ना, देखिए अभी भी मैंने कुछ क्लासेस ली थी ई रिसोर्सेज के ऊपर। मैंने उसमें ये भी अभी भी यही कहा है कि अगर आपको 20-25 पेज से ज़्यादा पढ़ने की जब बात आती है तब उसको आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, तब आपको फिजिकल पेजेस चाहिए। एक टेक्स्ट बुक पढ़ना है तो आपको ई बुक काम नहीं लगेगी, आप कंफर्टेबल फील करोगे फिजिकल बुक के साथ। आर्टिकल है 2-3-4 पेजेस का, ठीक है आप पढ़ लोगे ऑनलाइन, लेकिन अगर वो एक बुक है तो उसको आप तभी कंफर्टेबल फील करोगे जब आपके पास वो फिजिकल उसमें है। ठीक है, हाँ ठीक, चलिए तो फिर याद होगा आपको, है ना। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट, है ना। बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग इसमें देखेंगे आज। और सब्जेक्ट इंडेक्सिंग में इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, कैटलॉगिंग और इंडेक्सिंग में क्या डिफरेंस है, देन इंडेक्सिंग के कुछ प्रिंसिपल, उसकी प्रोसेस, इसके बारे में भी आज हम थोड़ा जानेंगे। ठीक है, उसका एवोल्यूशन कैसे करना है ये भी हम जानेंगे। ठीक है, इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है,
सब चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। ऑल लाइब्रेरी वर्क इज मैटर ऑफ स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग आर स्पेशली परफॉर्म टू अचीव दैट। ठीक है, सभी लाइब्रेरी की अगर बात करें तो लाइब्रेरी का मतलब ही है इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल, वहाँ पे बुक को लाना और वहाँ से बुक को यूजर के द्वारा यूज करना। तो बुक को लाना वहाँ पे होता है, उसको रखना होता है, अरेंज करना होता है, वो होता है स्टोरेज। और यूजर उसको सर्च करके यूज करने के लिए उसको क्या करेगा, यूज तब करेगा जब उसको वो ढूंढेगा, वहाँ पे सर्च कर लेगा, ब्राउज करेगा, उसे कहते हैं हम रिट्रीवल। ठीक है, तो स्टोरेज एंड रिट्रीवल, और इन दोनों चीज़ों के लिए क्या होती है, कैटलॉगिंग होती है और इंडेक्सिंग होती है। कैटलॉगिंग के थ्रू यूजर को ये पता चलता है कि बुक कहाँ पर है, कौन सी है, उसका विषय क्या होगा। ठीक है, और इंडेक्सिंग के थ्रू यूजर उस बुक को सर्च कर सकता है। अगर यूजर को टाइटल नहीं पता है, उसको उसके ध्यान में कोई विशेष लेखक या विशेष टाइटल नहीं है, उसे केवल विषय पता है कि मुझे इस विषय के ऊपर सर्च करना है, उस पर जो बुक मिल जाए वो ठीक है, तो फिर उसके लिए मुख्य क्या हो जाता है, सब्जेक्ट मुख्य हो जाता है। तो इंडेक्सिंग कैटलॉगिंग बिब्लियोग्राफिकल डिटेल देती है और इंडेक्सिंग क्या देती है, इंडेक्सिंग सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन देती है। Subject cataloging is intended to embrace only that activity which provides a verbal subject approach to materials added to library collection। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट कैटलॉगिंग होता है वो क्या कहती है, वो क्या करती है, वो उस वर्बल सब्जेक्ट जो अप्रोच होती है, वर्बल सब्जेक्ट अप्रोच मतलब वो वाले सब्जेक्ट जिनको हम, अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो कीवर्ड, जो साइंटिफिक वे नहीं होता है किसी बुक को ढूंढने का। ठीक है, कोई भी कीवर्ड डाल दिया उसमें तो वो सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, है ना। तो वो कीवर्ड ऐड किया जाता है। हम मैक्सिमम इंडिया के अंदर या जो छोटी मोटी लाइब्रेरी होती है ना, वो इंडेक्सिंग करते ही नहीं है, वो सब वर्बल सब्जेक्ट अप्रोच ही करते हैं। कोई भी दिमाग में सब्जेक्ट आया और उसको डाल दिया, ठीक है, ये बुक का ये सब्जेक्ट है ना, तो उसको इंडेक्सिंग नहीं कहा जाता है। इंडेक्सिंग के लिए आपको स्पेसिफिक टर्म्स को सिलेक्ट करना होता है और वो स्पेसिफिक टर्म आपको स्पेसिफिक रिसोर्सेज से मिलते हैं। वहाँ पे वोकेबलरी कंट्रोल का भी क्वेश्चन होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे होते हैं। ठीक है, जिस तरह से फेसबुक पे हम टैग करते हैं ना, फेसबुक पे या ट्विटर पे टैगिंग जो होता है ना, कोई भी टर्म लिख दिया, टैग कर दिया, तो वो वर्बल अप्रोच हुआ। ठीक है, वो लेमन अप्रोच हुआ, किसी को भी कोई भी टर्म लगा इस बुक के लिए, ठीक है, वो टैग कर दिया, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड टर्म नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग इज यूज्ड इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल स्पेशली टू क्रिएट इंडेक्स रिकॉर्ड्स टू रिट्रीव डॉक्यूमेंट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग क्या होता है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी पर्टिकुलर विषय के आधार पे ढूंढने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, वो वर्बल अप्रोच नहीं होता है। वर्बल अप्रोच हो सकता है कि, वर्बल अप्रोच में क्या होता है कि एक ग्रुप हो सकता है किसी कॉन्सेप्ट के लिए एक टर्म यूज करता हो, दूसरा ग्रुप किसी कॉन्सेप्ट के लिए दूसरा टर्म यूज करता हो, लेकिन ये साइंटिफिक टर्म्स होते हैं, ठीक, जो इंडेक्सिंग में यूज होते हैं। डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग मेक्स पॉसिबल टू रिट्रीव द मटेरियल इन लाइब्रेरी बाय टाइटल, ऑथर एक्सेट्रा। इन शॉर्ट, ऑल द सर्चेबल एलिमेंट्स ऑफ अ कैटलॉग रिकॉर्ड एक्सेप्ट द सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सब जो कैटलॉगिंग होती है उसके अंदर हम सारी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल डालते हैं एक्सेप्ट सब्जेक्ट। Until the second half of the 19th century, descriptive cataloging was the basic library cataloging practice that was found necessary. Libraries were much smaller than they are today, and scholarly librarians were able, with the aid of printed bibliography, to be familiar with everything available on a given subject and guide the user to it। ठीक है, जो लाइब्रेरी पहले होती थी वो क्या होती थी, बहुत छोटी होती थी, और वहाँ के जो प्रोफेशनल लाइब्रेरियन उसमें होते थे, वो उस लाइब्रेरी के सारे रिकॉर्ड को याद कर ले, इतना उनमें क्षमता होती थी। ऐसा नहीं है कि क्षमता आज नहीं होती है, आज भी क्षमता होती है, लेकिन आज लाइब्रेरीज पहले से बहुत ज़्यादा बड़ी है। आज लाखों में डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
उस समय डॉक्यूमेंट्स कम होते थे, तो लाइब्रेरियंस होते थे या जो भी लोग उनको हैंडल करते थे वो उनको छोटा कलेक्शन होता था उसको मैनेज कर लेते थे, उन्हें पता होता था कि कौन सा बुक कहाँ पे रखा होगा। With the rapid growth of knowledge in many fields during the 19th century and the resulting increase in the volume of books and periodicals, it became desirable to do preliminary subject analysis of such work, then represent them in a catalog or in printed index in such a way that they could be retrieved by subject। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ने से जो नॉलेज का जनरेशन है वो भी बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, उसको बहुत वॉल्यूमस क्वांटिटी में बुक्स का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, रिसर्च बढ़ गया, रिसर्च बढ़ गया तो बुक के पब्लिकेशंस बढ़ गए। ठीक है, रिसर्च की वजह से आर्टिकल्स लेखन बढ़े, आर्टिकल लेखन बढ़े तो पीरियोडिकल ज़्यादा बढ़ गए। तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ पब्लिकेशन इंडस्ट्री में कि ये नीड फील की गई कि हम हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिससे हम किताबों को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कर लें और वो सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कैटलॉगिंग के थ्रू यूजर उस उन सब्जेक्ट्स को कैटलॉगिंग के थ्रू एक्सेस कर पाए। ठीक है, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग डील्स with what a book or other library item is about, and its purpose is to list under one uniform word or phrase all the material on a given topic that a library has in its collection। ये लाइब्रेरी, ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग क्या करता है, अ, ये एक बुक है, ठीक है, उसे वो किस विषय की में है, किस बारे में है, ठीक है, उसको किसी भी पर्टिकुलर टाइटल से या किसी भी फ्रेज के थ्रू उसको लिस्ट करता है। ठीक है, और उसके अंदर जितनी भी अ, उस उस विषय पे जितनी भी किताबें उस लाइब्रेरी में है और वो सारी जो किताबें हैं वो एक ही टर्म के अंडर में आए। ठीक है, समझिए कि एक ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया है कि ये दो बुक है लिफ्ट के ऊपर ही, लेकिन एक में उसका सब्जेक्ट एलिवेटर है, दूसरे में उसका सब्जेक्ट लिफ्ट है। अगर आप दोनों सब्जेक्ट यूज करते हैं तो फिर वो आपकी सब्जेक्ट इंडेक्सिंग जो है वो सही नहीं होगी। आपको दोनों के लिए क्या करना होगा, एक ही टर्म यूज करना होगा। ठीक है, तो अगर आप यूनिफॉर्म, इसीलिए यहाँ पे लिखा है वन यूनिफॉर्म वर्ड, एक यूनिफॉर्म टर्म यूज करना है या एक फ्रेज यूज करना है उस कॉन्सेप्ट के लिए। जितनी उस कॉन्सेप्ट पे जितनी भी बुक लाइब्रेरी में है उन सब के लिए, चाहे उनका टाइटल कुछ भी हो, उनके अंदर के कॉन्सेप्ट उस सब्जेक्ट के हैं, लेकिन उनको किस जिस तरह से भी लिखा गया हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सभी का सेम है, एक ही है, तो उनको एक ही टर्म के अंदर में क्या करेंगे, इंडेक्स या कैटलॉग किया जाएगा। ठीक है, अ सब्जेक्ट हेडिंग is a uniform word or phrase used in library catalog to express a topic। ठीक है, और जो कैटलॉग में सब्जेक्ट हेडिंग होती है वो क्या होती है, वो एक यूनिफॉर्म वर्ड या फ्रेज होता है जो उस सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, उस टॉपिक को एक्सप्रेस करेगा, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करेगा। द यूज ऑफ ऑथोराइज्ड वर्ड और फ्रेज only with cross reference from unauthorized synonyms is the essence of bibliographical control in the subject cataloging। ठीक है, अब वहां पे जैसे मैं अभी ये लास्ट में ही हमने बात की कि अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, सिनोनियम्स आ रहे हैं या होमोनियम्स आ रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए क्रॉस रेफरेंस यूज करना है। अनऑथोराइज्ड वर्ड अगर कुछ सिनोनियम्स आ रहे हैं तो आपको उसको क्रॉस रेफरेंस यूज करके बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल करना पड़ेगा। बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल का मतलब होता है कि जो टर्मिनोलॉजी है उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट के लिए एक ही टर्म आपको यूज करना है। A subject heading is a uniform word or phrase uh, used in the library catalog to express a topic। The use of the authorized word or phrase
ओके, यस यस। सिनोनियम्स अगर है, जैसे अभी मैंने कहा ना कि एक बुक है आपके पास, है ना, आपके पास लिफ्ट और एलिवेटर दोनों सिनोनियम्स है ना। अगर चलिए वो कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, क्रिकेट टर्म ले लीजिए। अब क्रिकेट क्या होता है? नहीं, वो होमोनियम्स हो गया, सिनोनियम्स नहीं है वो, होमोनियम्स हो गया। ठीक है, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जिसको यानी चल लिफ्ट ही ले लीजिए। लिफ्ट एंड एलिवेटर दो अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, और दोनों का मतलब लेकिन क्या होता है, सेम ही होता है ना। हाँ, दोनों सिनोनियम्स हैं। वैसे कोई भी सिनोनियम्स हो, लेकिन और लाइब्रेरी में अगर आपके पास उस कॉन्सेप्ट पे बुक है, लिफ्ट के ऊपर आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप उसको कैसे इंडेक्स करोगे? आपको उसमें या एक ही टर्म लेना होगा ना। किसी में ऐसा तो है नहीं कि 10 बुक आपने ली, उसके अंदर सब्जेक्ट लिख दिया लिफ्ट, 10 बुक आपने ली उसमें लिख दिया सब्जेक्ट एलिवेटर। तो वो क्या होगा, वो बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, वो सही से आपने कैटलॉग, वो कैटलॉगिंग ठीक नहीं होगी, है ना। तो आपको उसके लिए, उस कॉन्सेप्ट के लिए, नहीं, यस, हाँ, सिनोनियम्स का मतलब तो जो आप समझ रहे हो वही है कि सिनोनियम्स एक सब्जेक्ट के लिए एक एक, हाँ। हाँ, तो अगर ऐसे टर्म्स है जिनके बहुत सारे सिनोनियम्स हैं, है ना, तो आपको उसको कंट्रोल करना होगा। एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा टर्म है, तो आपको उन टर्म्स को कंट्रोल करना होगा। आपको उन सभी टर्म को यूज नहीं करना है, आपको उनमें से किसी एक स्टैंडर्ड टर्म को यूज करके ही कैटलॉगिंग करना है। और बाकी के जो टर्म्स हैं उसको आप कैसे आपकी इंडेक्सिंग में ले सकते हैं, अपनी कैटलॉगिंग में ले सकते हैं, आप उसके लिए क्रॉस रेफरेंस एंट्री प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। अगर आपने इसी कॉन्सेप्ट को अगर बात करें कि आपने समझिए कि एलिवेटर टर्म यूज किया, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना, कोई भी यूजर ऐसा नहीं होगा जो लिफ्ट से सर्च नहीं करेगा। हो सकता है कोई यूजर आ जाए जो लिफ्ट से सर्च कर ले बुक को, लेकिन हमने तो एलिवेटर, हाँ हाँ, तो हमने तो एलिवेटर टर्म यूज किया है, तो लिफ्ट से अगर वो सर्च करेगा तो उसे नहीं मिलेगी बुक। तो उसके लिए क्या करना है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री यूज करना है। तो जब वो लिफ्ट यूज करेगा तो लिफ्ट उसको सब्जेक्ट दिखाई देगा, लेकिन वहां पे लिखा होगा सी एलिवेटर, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो एलिवेटर टर्म से ढूंढेगा और उसको सारी बुक्स मिल जाएगी। ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब ये है कि आपने अपने सब्जेक्ट्स, अपने जो आपका जो रिकॉर्ड्स है उसका आपने वोकेबलरी कंट्रोल किया है, और बाकी के जो अनऑथोराइज टर्म है, अनऑथोराइज टर्म मतलब लिफ्ट अनऑथोराइज टर्म हो गया क्योंकि आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसको क्रॉस रेफरेंस के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। इन द लिटरेचर ऑफ LIS, the phrase subject cataloging and subject indexing are used more or less interchangeably। अगर लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो सब्जेक्ट कैटलॉगिंग एंड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, ये दोनों शब्द जो हैं, दोनों फ्रेजेस जो हैं, वो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ठीक है, लोग सब्जेक्ट इंडेक्सिंग को सब्जेक्ट कैटलॉगिंग कहते हैं, या सब्जेक्ट कैटलॉगिंग को सब्जेक्ट इंडेक्सिंग कहते हैं। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज टू बी पॉइंटेड आउट हियर that it was Charles M. Cutter who gave a generalized set of rules for subject indexing in his Rules for a Dictionary Catalog, published in 1876। ठीक है, चार्ल्स एमी कटर ने 1876 में सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के रूल्स स्पेसिफिकली उन्होंने दिए थे। ठीक है, जिसे हम कटर्स रूल्स भी कहते हैं। बट ही नेवर यूज द टर्म इंडेक्सिंग, लेकिन उन्होंने कभी भी इंडेक्सिंग टर्म यूज नहीं किया। उन्होंने कौन सा टर्म यूज किया था? उन्होंने जो टर्म यूज किया था वो था कैटलॉगिंग टर्म। इन दिस कोर्स मटेरियल द फ्रेज सब्जेक्ट इंडेक्सिंग इंक्लूड सब्जेक्ट कैटलॉगिंग आल्सो। इस जो ये इग्नू का बुक है, इसका ये इनका जो बुक था, उसके अंदर जो सब्जेक्ट इंडेक्सिंग या सब्जेक्ट कैटलॉगिंग दोनों इंटरचेंजेबल था। The literature differentiate the two. A subject cataloging is intended to embrace only that cataloging activity which provide a verbal subject approach to library collection, especially macro document that is books। ठीक है, अब यहाँ पे
इस चीज को डिफ्रेंशिएट किया गया कि सब्जेक्ट कैटलॉगिंग क्या है। सब्जेक्ट कैटलॉगिंग क्या है? सब्जेक्ट कैटलॉगिंग केवल वर्बल सब्जेक्ट अप्रोच प्रोवाइड करता है। मतलब वहां पे हो सकता है कि आप कोई टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं कर रहे हो, जो लेमन लैंग्वेज है वो यूज कर रहे हो, या जो भी समझ में आ रहा है सब्जेक्ट किसी को वो आप यूज कर रहे हो। दैट इज नॉट इंडेक्सिंग। ठीक है, वो सब्जेक्ट अप्रोच हुआ। इट रिफर्स टू डिटर्मिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ सुटेबल एंट्रीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है सुटेबल एंट्रीज का? कि आपको जो शब्द समझ में आया कि उस बुक के लिए कौन सा सब्जेक्ट सुटेबल होगा, उसको आपने यूज कर लिया, है ना। सुटेबल एंट्रीज फॉर यूज इन द सब्जेक्ट कंपोनेंट ऑफ अ लाइब्रेरी कैटलॉग। तो आपको जो शब्द या जो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है वो हम किसी बुक को असाइन कर देते हैं, दैट इज सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। The primary purpose of subject catalog is to show which book on a specific subject are possessed by the library. Subject indexing refers to that subject that indexing activity which provides a verbal subject approach to micro document. ठीक है, यहाँ पे क्या करता है ये सब्जेक्ट इंडेक्सिंग जो इंडेक्सिंग जो वर्बल अप्रोच है, सब्जेक्ट अप्रोच है, वो माइक्रो डॉक्यूमेंट तक भी लेके जाता है। ठीक है, जैसे जर्नल आर्टिकल है, रिसर्च रिपोर्ट है, या पेटेंट का लिटरेचर है। ठीक है, यहाँ तक उसको एक्सटेंड कर देता है। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग प्रोवाइड सब्जेक्ट एंट्री फॉर एवरी टॉपिक एसोसिएटेड विद द कंटेंट ऑफ अ माइक्रो डॉक्यूमेंट। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग केवल उसके ब्रॉड सब्जेक्ट को यूज नहीं करता, बल्कि उसके माइक्रो सब्जेक्ट तक उसको लेके जाता है। उस किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर यूज हुए सभी सब्जेक्ट या सभी कंटेंट को वो क्या करता है, लिस्ट करता है। The representation of documents and the knowledge expressed by them is one of the central and unique idea of study within library information science and is commonly referred as to indexing। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्स में नॉलेज को एक्सप्रेस जिस तरह से किया गया है, ठीक है, और उस सब्जेक्ट उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, उसको लाइब्रेरी साइंस में क्या कहा जाता है, इंडेक्सिंग कहा जाता है। सब्जेक्ट अप्रोच टू इंफॉर्मेशन हैज बीन अ लॉन्ग एंड एक्सटेंसिव कंसर्न फॉर लाइब्रेरियनशिप एंड इज एज्यूम्ड टू बी मेजर अप्रोच। ठीक है, ये बहुत बड़ी अप्रोच थी, बहुत यानी मेजर अप्रोच थी लाइब्रेरी साइंस में, और लोग उसके बारे में वर्क करते थे, उसमें डेवलपमेंट के तरीके ढूंढते रहते थे। Indexing has traditionally been one of the most important research topic in the information science। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है। Indexing facilitate retrieval of information in both traditional manual system and newer computerized system। इंडेक्सिंग जो मैनुअल सिस्टम होता था तब भी इंडेक्सिंग होती थी, और अब जो कंप्यूटराइज सिस्टम है तब भी इंडेक्सिंग होती है। Without proper indexing and indexes, search and retrieval are virtually impossible। अगर इंडेक्सिंग और इंडेक्सेस ठीक नहीं है तो फिर सब्जेक्ट सर्च जो है वो लगभग इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट इंडेक्सिंग जो है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग इज intimately related with the historical development of libraries through ancient and medieval period of to modern days। ठीक है, तो इंडेक्सिंग का डेवलपमेंट एंशियंट से लेके मॉडर्न तक धीमे धीमे हुआ है। The libraries of ancient world used to arrange documents under sub-subjects. The catalog, which worked as an index to this store, was predominantly a systematic subject listing according to a scheme of subject heading। The arrangement more or less conferred to arrangement of document in the store। ठीक है, अब वहाँ पे वो उन्होंने उस समय जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बुक रखते थे वो उनका अपना सिस्टम होता था, खुद वो बनाते थे और उन्हें रखते थे। ठीक है, और उनका सब्जेक्ट उनका अप्रोच कैसा होता था, जिस तरह से आजकल स्टोर्स में होता है ना, उस तरह से उनका अप्रोच होता था। The specific uses of term index goes back to ancient Rome. There, when used in relation to literary work, the term index was used
for the little sleeve attached to a papyrus roll on which title of work, sometime name of the author, was written so that each scroll on the shelf could be easily identified without having to pull them for the inspection. ठीक है, एंशियंट रोम में इंडेक्स टर्म का यूज किया जाता था. अब इंडेक्स टर्म का यूज किस लिए किया जाता था उस समय? जो पेपिरस रोल्स होते थे, यानी समझिए पेपिरस रोल मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते थे जिनको रोल किया जाता था, फिर बांध के कबट में रखा हुआ है. ठीक है, अब रोल से तो पता नहीं चलता है कि वो कौन सा उसका विषय कौन सा है, उसका नाम क्या है. ठीक है, वो डॉक्यूमेंट में क्या है. तो उसके साथ एक स्लिप अटैच की जाती थी जिसपे उसका टाइटल लिखा जाता था, कभी कभी उसका ऑथर भी लिख दिया जाता था, और उस स्लिप को कहा जाता था इंडेक्स. From this development of uses of index for the title of books, ठीक है, यहाँ से लेके इंडेक्स जो टर्म है उसका जो डेवलपमेंट हुआ उसका बुक के टाइटल के लिए यूज होने लग गया. इन द फर्स्ट सेंचुरी द मीनिंग ऑफ वर्ड वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइटल टू अ टेबल ऑफ कंटेंट और लिस्ट ऑफ चैप्टर्स. ठीक है, उसके बाद जो अ, अ, जो टाइटल था, ठीक है, उसके बाद इस वर्ड जो यानी वर्ड जो इंडेक्स है उसका जो मीनिंग था वो और एक्सटेंड हुआ. अब वो टाइटल से बदल के कंटेंट तक पहुंच गया. सब्जेक्ट जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है ना किसी भी बुक में पहले, या लिस्ट ऑफ चैप्टर्स जिसे कहते हैं, ठीक है, तो उस वहां तक पहुंच गया. अब लोग उसको उन चीजों को इंडेक्स कहने लगे थे. एंड हैंस अ बिब्लियोग्राफिकल लिस्ट ऑफ कैटलॉग. ठीक है, बिब्लियोग्राफिकल लिस्ट उसकी बनने लग गई और कैटलॉग भी बनने लग गया. ओनली द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग अराउंड 1450 मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द बुक इन लार्ज नंबर. 1450 से पहले तक जो बुक्स पब्लिश होती थी उनकी वन कॉपीज होती थी या टू कॉपी होती थी. कभी कभी समझ लीजिए कि ज़्यादा उसकी कॉपी बनवाने की कोशिश की गई तो तीन चार कॉपी होती थी, उससे ज़्यादा कॉपीज नहीं होती थी क्योंकि उस समय हैंड रिटन वर्क होता था. लेकिन जब 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद किसी भी बुक की ज़्यादा आइडेंटिकल कॉपीज बनाना पॉसिबल हो गया. ठीक है, तो उसके बाद अ, जो फर्स्ट इंडेक्स है वो उसके बाद ही क्या हुए, कंपाइल हुए. स्पेशली दोज टू बुक्स ऑफ रेफरेंस, बुक्स के लिए सबसे ज़्यादा उसका यूज किया जाने लगा. By the end of 13th century, alphabeticalization of name of authors under systematic subject arrangement was well known. 13th century एंड तक, 13th सेंचुरी के एंड तक जो लेखक थे उसके नाम को फिर क्या किया जाने लगा, अल्फाबेटिकलाइजेशन किया जाने लगा. जितने भी नाम के ऑथर के नाम है उन सबको अरेंज किया जाता था, अल्फाबेटिकल वे में उसको लिखा जाता था और सब्जेक्ट को भी अरेंज किया जाता था. The index to the store or the shelf list used to be supplemented with author index to satisfy the author approach of the user of store. ठीक है, तो इंडेक्स उस समय किस चीज के लिए यूज किया जाता था, ऑथर इंडेक्स, ऑथर लिस्ट बनाने के लिए. ठीक है, और ऑथर लिस्ट किस लिए होती थी, यूजर की जो यूजर ऑथर से उस बुक को या किसी भी डॉक्यूमेंट को ढूंढने आते थे तो उनकी अप्रोच को सेटिस्फाई करने के लिए ऑथर लिस्ट बनाई जाती थी. ठीक है, तो उसे ऑथर इंडेक्स कहा जाता था. इंडेक्स एंट्रीज वर नॉट ऑलवेज अल्फाबेटिकलाइज्ड by considering every letter in a word from the beginning to end. ठीक है, तो जो लिस्ट होती थी, डिक्शनरीज कैसे अरेंज की जाती है उसमें फर्स्ट से लेके लास्ट वर्ड तक, डिक्शनरी किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर से ले लीजिए लास्ट लेटर तक उसको अरेंज किया जाता था. लेकिन उस समय उस तरह से नहीं था. ठीक है, उस समय ऐसा नहीं था कि पी के बाद ए आया है तो ए ही पहले होगा, या पी के बाद फिर ए के बाद फिर बी आया तो वो पहले होगा. तो सेकंड थर्ड फोर्थ लेटर्स को इतना कंसिडर नहीं किया जाता था. वो केवल इतना ट्राई किया जाता था कि ए से शुरू होने वाले वर्ड्स एक साथ हो, बी से शुरू होने वाले एक साथ हो. ठीक है,
कंप्लीटली फर्स्ट टू लास्ट लेटर तक उसको कंसिडरेशन नहीं मिलती थी. Most early index were arranged only by the first letter of the word, rest left on in no particular order at all. Gradually, alphabeticalization advancement to arrangement by first syllable, that is first or two or three letters, and the rest of an entry still be unordered. ठीक है. फिर उसके बाद और उसमें थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो पहले 2-3 लेटर्स को कंसिडर किया जाने लगा, लेकिन फिर भी उसके बाद के जो लेटर्स हैं वो unattended ही रहे. The 15th century saw the entry of the university libraries, which brought about qualitative changes. Efforts were made to rank subjects and on devising subject or cataloging method for better utilization of documents. 15th centuries में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज की शुरुआत वो पहले से ही होती थी, लेकिन स्पेशली जब प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो गई, ठीक है, तो कलेक्शन बढ़ गया और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज दिखाई देने लगी. ठीक है. और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी शुरू हुई तो वहाँ पे लाइब्रेरी का जो सिस्टम था वहाँ पे क्वालिटेटिव चेंजेस आए. ठीक है. और वहाँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब्जेक्ट्स को रैंक करना शुरू कर दिया. Efforts were made to rank subject and on devising indexing और cataloging method for better utilization of documents. तो उन्होंने ट्राई किया कि कुछ कैटलॉगिंग मेथड्स को चेंज किया जाए या इंडेक्सिंग मेथड को चेंज किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, जिससे जो डॉक्यूमेंट्स है उसका यूटिलाइजेशन बढ़े. टूवर्ड्स द एंड ऑफ 15th century the practice of supplementing systematic listing with alphabetical subject index was introduced. ठीक है. 15th सेंचुरी के एंड तक फिर उन्होंने क्या सीख लिया, अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स बनाना सीख लिया. Only few indexes compiled in the 16th and early 17th century had fully alphabeticalized entry. ठीक है. उसमें भी फिर 16वीं शताब्दी तक या 17वीं शताब्दी तक जो इंडेक्सेस थे, कुछ ही इंडेक्सेस उसमें ऐसे थे कि जो पहले लेटर से लेके अंतिम लेटर तक पूरी तरह से अल्फाबेटिकलाइज्ड होते थे. लेकिन 18वीं शताब्दी तक ये जो अल्फाबेटिकलाइजेशन है वो एक रूल बन गया. उसके बाद हर कोई उस रूल को फॉलो करने लगा. Alphabetical indexing gained a new momentum as intellectual debate among the scholars required ready reference to scholarly work with the rise of universities. उसके बाद अल्फाबेटिकलाइजेशन एक रूल बन गया और उस हर जगह उसको यूज किया जाने लगा, क्योंकि स्कॉलर्स को वो जो टेक्निक्स थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आती थी. इवन आज भी अगर मैनुअल वर्क है, मैनुअल लिस्टिंग है, तो अल्फाबेटिकलाइजेशन है तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर लेते हैं. इवन डिक्शनरी आज भी अल्फाबेटिकलाइजेशन में ही क्रिएट की जाती है. ठीक है. द प्रेस मार्क्स विच वर मेनली used for storage of documents started being used in catalogs as retrieval tool. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कैटलॉग्स शुरू हो गए. कैटलॉग्स का यूज डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करने के लिए किया जाने लगा. बट द प्रेस मार्क्स कुड नॉट एंश्योर अ फ्लेक्सिबल हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट and hence it was discarded in favor of notation. In the 19th century, subject access to books was provided by means of classification. 19th century यानी 1801 से 1899. ठीक है. तो 19th century में क्या आया, क्लासिफिकेशन शुरू हुआ. सब्जेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए क्लासिफिकेशन का एडवेंट हुआ. और फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम कौन सी थी, 19th सेंचुरी में कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम आई, एनीवन क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना हमने. यस, डीडीसी. ठीक है. तो वो कब आई थी, कब आई थी डीडीसी, पता है किसी को, 1876. ठीक है. 1876 मैंने पहले भी कहा है, 3 घटनाएं हुई थी. अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, चार्ल्स सेमी कटर के रूल ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग आया था. ठीक है, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, और डीडीसी का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था. ये 3 चीजें
1876 में हुई थी। किसी ने यूडीसी लिखा है, यूडीसी डीडीसी के ऊपर, डीडीसी से निकला है, ठीक है। पहले डीडीसी आया था, उसके बाद यूडीसी आया था। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। और चार्ल्स सेमीकटर्स रूल ऑफ लाइब्रेरी सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, और तीसरा डीडीसी। ये तीनों कब आए? 1876 में। Only in late 19th century, alphabetical subject indexing become widespread and more systematic. Classification system was in primitive in nature. यानी क्लासिफिकेशन उस समय केवल शुरू हुआ था, और वो अपने उस वो क्या था, प्रिमिटिव स्टेज पे था, यानी शुरुआती दौर में था, जो इतना ज़्यादा पकड़ नहीं बना पा रहा था। इट कुड नॉट गो deep enough to the subject of individualizing subject of document, ठीक है। और जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम थी डीडीसी, वो कितने पेजेस में थी? लगभग 42 या 44 पेजेस में वो थी, तो वो भी बहुत डीप सब्जेक्ट में नहीं जा पा रही थी। The separate existence of library classed catalog and index stirred up imagination for compilation of subject which was very much akin to dictionary in form, ठीक है। फिर ऐसे कैटलॉग्स के बारे में की इमेजिनेशन की जाने लगी जो डिक्शनरी की तरह दिखाई देता हो, ठीक है, डिक्शनरी की तरह लगता हो, जहाँ पे अल्फाबेटिकलाइजेशन जो है वो बिल्कुल डिक्शनरी की तरह हो, ठीक है। दस वेर बोर्न द फोर रनर ऑफ अवर डिक्शनरी एंड क्लासिफाइड कैटलॉग्स, ठीक है। तो वहां से फिर जो क्लासिफाइड कैटलॉग है और डिक्शनरीज हैं, उसकी शुरुआत वहां से हुई। प्रिपरेशन ऑफ बैक टू द बुक इंडेक्स historical may be regarded as the father of all indexing technique, ठीक है। बैक ऑफ द बुक इंडेक्स, आपने बहुत सारी बुक्स के अंदर पीछे इंडेक्स देखा होगा, छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा होता है, सब्जेक्ट इंडेक्स होता है, ठीक है, अल्फाबेटिकल होता है वो, और उस टर्म के आगे पेज नंबर्स लिखे होते हैं। उस पेज नंबर पे जब आप जाते हो तो आपको वो कॉन्सेप्ट मिल जाता है, ठीक है। तो हिस्टोरिकली उसी को हर तरह की इंडेक्सिंग टेक्निक का फादर माना गया है। इंडेक्सिंग टेक्निक एक्चुअली originated from this index. It was of two types: subject specific index, which shows broad topic on the form of one idea, that is one entry, a specific content of a specific idea, and relative index, which shows various aspect of an idea and its relationship with another idea, ठीक है। तो वहां पे दो तरह के कॉन्सेप्ट की बात की गई। एक एक था स्पेसिफिक इंडेक्स। स्पेसिफिक इंडेक्स क्या होता था? एक कॉन्सेप्ट मतलब एक आइडिया, एक ही टर्म होता था, एक टर्म होता था और उसका एक पेज नंबर होता था, या फिर उसकी मीनिंग एक ही होती थी। और दूसरा जो था वो था रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स मतलब जहाँ पे एक टर्म होता था और उसका रिलेशन दूसरे टर्म के साथ होता था, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, ठीक है, तो समझिए कि रोजेस, ठीक है, रोजेस क्या होता है? एक आइडिया हुआ रोजेस। अब इसको आपको किसी और टर्म के साथ ऑर्गेनाइज करना है, रिलेटिव इंडेक्स बनाना है, तो आप रोजेस लिखा, अब रोजेस कौन सा? वाइट, ब्लैक, येलो, रेड, पिंक, ओके। तो यानी एक कॉन्सेप्ट के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? कनेक्ट हो गया, तो ये रिलेटिव इंडेक्स हुआ, है ना। या फिर आप समझिए, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? ओके, आवाज आ रही है मेरी? आप चेक कीजिए अपना कनेक्शन। किसी ने लिखा है चैट बॉक्स में कि मेरी आवाज नहीं आ रही। ओके, ठीक है ना। तो ये समझ में आया आपको? जैसे कि एक और कॉन्सेप्ट, अगर हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री अब एक कॉन्सेप्ट है, अब उसके साथ हमने लिख दिया इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो अलग अलग हो गया ना सब्जेक्ट, सभी का सब्जेक्ट अलग हो गया। हिस्ट्री है लेकिन उसका रिलेशन हमने किसके साथ बना दिया? देशों के साथ बना दिया, तो वो हिस्ट्री कौन सी हो गई? उन देशों की हिस्ट्री हो गई। तो ये कौन से हो गए? रिलेटिव इंडेक्स हो गए, है ना। अब हम अगर उसको वही लिखें केवल
कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो वो केवल स्पेसिफिक इंडेक्स हो गया, जहाँ पे केवल हिस्ट्री की बात की गई है या पॉलिटिकल साइंस की एक कॉन्सेप्ट यानी एक वर्ड, और दूसरा में हमने हिस्ट्री भी लिया है और उसके साथ उसका रिलेटिव वर्ड भी लिया है। जियोपॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है ना, जियोपॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है ना, वो एक नया सब्जेक्ट बना है, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस इन दोनों से मिलके। The dictionary catalog brought some relief into the sharp conflict between subject of the document and practice of naming them. डिक्शनरी कैटलॉग क्या किया डिक्शनरी कैटलॉग ने, जहां पे सब्जेक्टिंग के जो सब्जेक्ट कैटलॉग था और उसको नेम यानी उसके लिए कौन सा टर्म्स चूज किया जाए, उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाए, है ना, तो उससे क्या हुआ, जो डिक्शनरी कैटलॉग था, डिक्शनरी कैटलॉग किसका था, चार्ल्स सेमी कटर, है ना, जो मेथड लेके आए, उससे दो तरह के जो ग्रुप्स थे, एक था कि इनमें नाम कैसे दिया जाए और दूसरे थे कि उन उनको अ, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे चूज किया जाए। तो इन दोनों की प्रॉब्लम जो थी वो चार्ल्स सेमी कटर ने सॉल्व की थी, ठीक है, 1876। अगेन चार्ल्स सेमी कटर हु वाज बोथ अ क्लासिफिकेशनिस्ट एज वेल एज अ theoretician of a library catalog observed that the name of subjects assigned to a document did not indicate its specific subject. Rather, it indicate the class to which subject of the document belong to। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो उस समय जिस तरह से कैटलॉगिंग हो रही थी, उसको देख के उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स को दिए जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट के सब्जेक्ट नहीं थे, लेकिन वो सब्जेक्ट उस क्लास के थे कि जिस क्लास से वो बुक बिलोंग करती थी। ठीक है, यानी वो क्या थे, वो रिलेटिव सब्जेक्ट नहीं थे, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिए हुए थे। ओके, for example assigning the subject plant to a document discussing the plant cactus। ठीक है, यानी प्लांट तो है लेकिन कौन सा प्लांट है, कैक्टस। तो कैक्टस का जो प्लांट के ऊपर एक कोई बुक है, तो उसको उन्होंने टर्म सब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ था, प्लांट दिया हुआ था, तो वो क्या हो गया, वो ब्रॉड सब्जेक्ट हो गया, वो स्पेसिफिक या जो रिलेटिव सब्जेक्ट था वो वहां पे नहीं था, जो या स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, तो ब्रॉड सब्जेक्ट क्या थी, यानी क्लास, जिस क्लास से वो बिलोंग करता था वो क्लासेस वहां पे दी हुई थी। द प्रैक्टिस वॉज डेफिशिएंट इन हेल्पिंग अ यूजर हु केम फॉर अ इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर कोई यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढने आया है स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, तो उसके लिए ये चीजें क्या थी, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, उसे वो बुक ढूंढने में काफी परेशानी हो रही थी। The root of the conflict remained deep in the classification system, also as the classification was not coextensive with the subject of the document। जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स थी वो भी उस समय इतनी ज़्यादा डीप नहीं थी कि वो सब्जेक्ट के कंटेंट तक पहुंच सके, वो क्या करते थे, ब्रॉडर क्लास तक ही थी। Hence, whatever was left out in the classification become conspicuous by their absence, while giving class names to the individual entries in the as the subject heading। ठीक है, तो अब ये अगर क्लासिफिकेशन में जो टर्म आ रहा था उसी टर्म को क्या किया जा रहा था, सब्जेक्ट हेडिंग की तरह यूज किया जा रहा था। कटर हु वाज एडवोकेट ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग वांटेड टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एट द कैटलॉगिंग लेवल। तो कटर्स ने ये सोचा कि हम इस प्रॉब्लम को कैटलॉगिंग लेवल पर ही सॉल्व करते हैं, क्लासिफिकेशन लेवल पर हमें नहीं जाना है। द ईयर 1876 is a particularly important for the library professional,
for the publication of two outstanding books, a classification and subject index for cataloging and arranging the books and pamphlets of a library by Melville Dewey, that is DDC ka first edition. Okay, and second is rules for a dictionary catalog by Charles Hemicutter. The first sought to solve the problem of organizing the document store and simultaneously providing an alphabetical subject index for uh, easy access to it, while the second expressing doubt about the efficacy of class heading to be used as a specific subject heading, deciding to go through a different ways by some specific method for naming the सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली यानी जो डीडीसी थी, उन्होंने क्या किया कि जो बुक्स को ऑर्गेनाइज करने की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, क्लासिफिकेशन बुक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होती है, और दूसरी बुक जो थी डिक्शनरी कैटलॉगिंग, उसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की कि जो बुक्स हैं उनको सब्जेक्ट में कैसे नाम दिया जाए, उनको सब्जेक्ट असाइन कैसे किया जाए। ठीक है, while Devi offers a ready-made list of names, डीडीसी जहाँ पे ऑलरेडी नाम दिए हुए थे। ठीक है, डीडीसी में क्या होते हैं, सब्जेक्ट दिए हुए होते हैं, हमें चूज करना होता है। कटर सजेस्टेड सम मेथड फॉर बिल्डिंग देम अप इन ऑर्डर टू नेम देम मोर स्पेसिफिकली। लेकिन कटर ने क्या किया, कटर ने मेथड्स बताई जिसका यूज करके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम चूज कर सकते हैं। कटर्स रूल फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट हेडिंग फॉर यूज इन अ डिक्शनरी कैटलॉग सीमिंगली टू हैव अपील्ड द लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स। ठीक है, जो कटर्स की मेथड्स थी वो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को ज्यादा अपील कर गई। Subsequently, there was a demand for some standard list of subject heading. उसके बाद क्या डिमांड आई कि ऐसी कोई लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग, रेडीमेड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग होना चाहिए जो स्टैंडर्ड हो, जिसको हम सीधा यूज कर सकते हैं, which could be using in carrying out specification in कटर्स रूल। और वो सब्जेक्ट हेडिंग कैसी होनी चाहिए, जो कटर्स रूल्स के साथ सेट होती हो। ठीक है, उसको जस्टिफाई करती हो। This paved the way for the publication of list of subject heading by the American Library Association to be used in dictionary catalog। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया, इस आइडिया के आधार पे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने डिक्शनरी कैटलॉग के बेस पर सब्जेक्ट हेडिंग पब्लिश की। ठीक है, द लिस्ट वाज लेटर रिवाइज्ड एंड पब्लिश्ड इन टू मोर एडिशन व्हिच अल्टीमेटली एस्टैब्लिश्ड अ पैटर्न फॉर सब्सिक्वेंट सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, और ये जो लिस्ट थी वो उसके बाद दो और इसके एडिशन पब्लिश हुए, और ये लिस्ट जो थी इसने और जो लिस्ट थी उनके लिए भी गाइड की तरह इसने काम किया। ठीक है, उसके बाद जो लिस्ट बनी वो कौन कौन सी थी, सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, वो उसके बाद बनी। ठीक है, सब्जेक्ट हेडिंग यूज्ड इन द डिक्शनरी कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। तो डिक्शनरी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने भी एक लिस्ट पब्लिश की थी जिसका नाम था डिक्शनरी कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, और एक और थी सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। द यूज ऑफ above standard list of subject heading raised important questions relating to the use of terminology and subsequent sequencing of the term in the subject heading, that is what should be the sequence of term in case of compound subject heading। ठीक है, तो sequencing का मतलब क्या हुआ कि अगर एक कॉन्सेप्ट के अंदर अंदर दो या तीन वर्ड्स हैं तो उनको हम कैसे अरेंज करेंगे, कौन सा पहले रहेगा कौन सा बाद में रहेगा। बट कटर्स एज वेल एज compiler of several subject heading failed to provide satisfactory answer to the above noted question। ठीक है, तो ये जो है इस चीज को अलग बहुत सारे लोगों ने लिया और अपनी अपनी इन्होंने दूसरे जो सब्जेक्ट कैटलॉगर आए या इंडेक्सर आए, उन्होंने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को लेके अलग अलग इंडेक्सिंग टेक्निक्स बनाई जिसके बारे में हम नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे
बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व भी हो गई थी, लेकिन नई प्रॉब्लम सी भी आ भी गई थी। ठीक है, और नई प्रॉब्लम ये थी कि कंपाउंड जब सब्जेक्ट्स होते थे तो उस समय कौन से टर्म्स को हम पहले ले, कौन से को बाद में ले, तो वो कम जो कटर्स रूल थे वो भी उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। The first quest for logical approach towards solving above noted problem is evident in Caesar's systematic indexing of 1911. 1911 में जे केसर्स ने एक रूल बनाया, दैट इज इंडेक्सिंग टेक्निक बनाई जिसको कहा जाता है सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। केसर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ टर्म इनटू टू फंडामेंटल कैटेगरी, कॉन्क्रीट एंड प्रोसेस। ठीक है, अब उन्होंने एक मेथड दिया कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा टर्म है एक ही कॉन्सेप्ट में, तो आपको कॉन्क्रीट पहले लेना है और प्रोसेस बाद में लेना है। ही रिकमेंडेड द साइटेशन ऑर्डर ऑफ दिस categories into indexing string. Kessler suggested that many composite subjects could be analyzed into a combination of concept indicating a concrete object and a process. In such cases, concrete should be given precedence over the process. In order to of the citation of the index term in a compound subject heading, Kessler failed to analyze deeply in various type of intricacies involving in naming of subject. Nevertheless, लेकिन उन्होंने दो ही कॉन्सेप्ट दिए, कॉन्क्रीट एंड प्रोसेस, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते थे कि जहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होती थी, तो उस तरह के कॉन्सेप्ट को फिर से केसर भी सॉल्व करने में नाकामयाब रहे, वो भी यानी फेल हो गए उसको देने में। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आइडिया दे दिया था कि अगर कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं तो फिर हमें कैसे वर्कआउट करना है। उसके बाद रंगानाथन आए, तो रंगानाथन वॉज द फर्स्ट टू एनालाइज द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट इन डेप्थ एंड सजेस्टिंग अ कंप्लीट थियोरी ऑफ नेमिंग सब्जेक्ट यूजिंग सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस। He realized the fallacy of trying to symbolize the extremely flexible and dynamic multidimensional universe of subject into linear, rigid notational model. Just as ready-made class number cannot be given according to his scheme of classification to all subject of the past, present and future, so also subject heading cannot be made available ready-made। ठीक है, तो रंगानाथन आए, उन्होंने हमेशा उनका जो काम था वो क्या था, बिल्कुल एनालिटिकल था, और उनकी क्लासिफिकेशन स्कीम थी जहाँ पे जो सब्जेक्ट थे वो रेडीमेड नहीं थे, तो उन्होंने जो सब्जेक्ट हेडिंग भी जो बनाई वो रेडीमेड नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या करने होंगे, डिराइव करने होंगे, और उन सब्जेक्ट्स को डिराइव करने के लिए उन्होंने भी एक मेथड बनाई जिसे कहा जाता है चेन प्रोसीजर। ठीक है, और चेन प्रोसीजर में जो सब्जेक्ट डिराइव किए जाते हैं वो क्लासिफिकेशन के बेस पे डिराइव किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी केवल इतना बता रहा हूँ कि वो रंगानाथन ने जो स्कीम बनाई थी वो थी चेन प्रोसीजर, जहाँ पे सब्जेक्ट को डिराइव किए जाते थे। ठीक है, स्पेशली इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद आए JEL फेराडेन। ठीक है, उन्होंने एक स्कीम बनाई जिसे कहा जाता है प्री कोऑर्डिनेट सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम नोन एज रिलेशनल इंडेक्सिंग इन अर्ली 1950s। ठीक है, इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको हम छोड़ रहे हैं, फिर आ रहा है ये, अभी यहाँ पे शॉर्ट में है लेकिन हम इसको डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ नोटेशंस का भी यूज किया था। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का ये एनसाइक्लोपीडिया है। अब ये जो है इसका मतलब है ये जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री जो है वो टर्म है, ये जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर है, और एनसाइक्लोपीडिया फिर से एक टर्म आ गया। ठीक है, तो यानी दो टर्म है और एक ऑपरेटर, कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हैं। The contribution of E.J. Coates in subject indexing was not original in nature. E.J. Coates का जो था सब्जेक्ट इंडेक्सिंग वो ओरिजिनल नहीं था, बल्कि वो उन्होंने
किसी और के सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के बेस पे बनाया था। और वो मिक्सर था किस चीज़ का, जो अभी तक जो वर्क हुए थे फेराडेन का या रंगनाथन का या केसर का या कटर्स का, इन सबको सिंथेसाइज करके उन्होंने ये स्कीम बनाई थी। ओट्स अप्लाइड हिज आइडिया ऑफ on British Technology Index, of which he was editor from its inception in 1963 until his retirement in 1976। ठीक है, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का यूज किया, वो जो काम वो कहाँ करते थे, ब्रिटिश ने टेक्नोलॉजिकल इंडेक्स के एडिटर थे वो 1963 से 1976 तक। तो उस समय उन्हें जो एक्सपीरियंस आया, उन्होंने वहाँ जिस तरह से काम किया, उसके आधार पे उन्होंने एक इंडेक्सिंग टेक्निक डेवलप की। ठीक है, उसके बाद डेरेक ऑस्टिन ने एक नई स्कीम लेके आए, वो जिसे कहा जाता है प्री कोऑर्डिनेट प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, दैट इज प्रेसिस। ठीक है, ये कब आई, 1971 में आई। इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम क्योंकि केवल इसका बेस पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो स्कीम आई वो उसका नाम था पॉपसी। ठीक है, पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, दैट इज पॉपसी, and it sought to overcome the shortcoming of chain procedure from entirely different procedure। तो जो भी स्कीम आती थी वो क्या करती थी, वो किसी और जो स्कीम थी, ठीक है, उससे पहले जो स्कीम थी उसके अंदर कुछ कमी रह जाती थी। ठीक है, उससे पहले जो स्कीम थी उसमें कुछ कमी रह जाती थी। तो हर नई स्कीम पुरानी जो स्कीम्स थी उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश करती थी। Over the year, Neela Meghan, Devadasan, Gopinath and others have sound theoretical foundation in POPSI in term of general theory of subject indexing language। तो POPSI के अंदर भी बहुत सारे रिसर्चर्स जो थे उन्होंने इसमें वर्क किया था। ठीक है, POPSI के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इन जो टाइप्स जितने भी है ना उसके ऊपर एक अलग से पूरा यूनिट है। उसके बाद फिर कंप्यूटर्स आ गए, तो कंप्यूटर में क्या होने लग गया, कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग होने लग गई। कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग में क्विक था, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट एंड क्वॉक था, KWOC, कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। फिर साइंस साइटेशन इंडेक्स, कुछ इंडेक्स आए। ठीक है, ये पूरा हिस्ट्री है, ये आप थोड़ा अब इसको पढ़िएगा। इसमें अलग अलग जो इंडेक्सेस थे या इंडेक्सिंग टेक्निक्स थी उसके बारे में दिया हुआ है कि कैसे कैसे नई नई इंडेक्सिंग टेक्निक्स आई। ठीक है, जो क्विक थी वो थी HP लून की। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा HP लून एंड हिज एसोसिएटेड produced and distributed copy of machine produced permutated title index in International Conference of Information held in 1958, which was named as keyword in context। देन एक आई थी कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, KWOC, वो उसके बारे में यहाँ दिया ही नहीं है। ठीक है, वो आएगा आगे की यूनिट में। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग एंड पर्पस, अभी तक में हमने क्या पढ़ा, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उसकी हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग क्लासिफिक इंडेक्सिंग टेक्निक्स कैसे आई। ठीक है, पहले सिंपल टर्म था, सिंपल टर्म से स्पेसिफिक टर्म हुआ, स्पेसिफिक टर्म से कंपाउंड टर्म आए, कंपाउंड टर्म में प्रॉब्लम्स खड़ी होने लग गई, और उसको फिर चार्ल्स हेनरी कटर ने पहली बार सॉल्व करने की कोशिश की, उनसे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर केसर ने अपनी स्कीम लेके आए। ठीक है, केसर से भी सॉल्व नहीं हुआ तो फिर और रंगानाथन की चेन प्रोसीजर आई, चेन प्रोसीजर के बाद और दूसरे अलग अलग स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपनी कैटलॉगिंग सिस्टम को सामने लेके आए। ठीक है, और वो वहां से लेके फिर कहाँ तक आई, कंप्यूटराइज्ड कैटलॉगिंग तक। देन अब इसका मीनिंग एंड पर्पस, मीनिंग तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, फिर भी हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं।
The term index came from Latin word indicare, which means to point out, to guide, to direct or to locate. ठीक है. An index indicates or refers to the location of an object और idea. ठीक है. इंडेक्स क्या होता है? किसी भी चीज की लोकेशन, ठीक है, या किसी आइडिया की लोकेशन, उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको इंडिकेट करता है. ठीक है. यानी किसी भी चीज की लोकेशन को इंडिकेट करता है, चाहे वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो आइडिया हो. इट इज अ मेथोलॉजिकली अरेंज्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉन्सेप्ट अलोंग विद देयर एड्रेस. ठीक है. तो वहां पे क्या होता है, उनको किसी भी मेथड में अरेंज किया जाता है और उसके साथ उसकी लोकेशन होती है. द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन इंडेक्सिंग नोन एज इंडेक्सिंग. ठीक है. एक इंडेक्स को प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है उसको इंडेक्सिंग कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश स्टैंडर्ड, an index is a systematic guide to the text of any reading on any reading matter or to the content of other collected documentary material comprising a series of entries with heading arranged in alphabetical or other chosen order and and with reference to show where each item index is located. ठीक है. तो इंडेक्सिंग क्या होती है? ये एक सिस्टमेटिक गाइड है. ठीक है. किसी भी टेक्स्ट मैटर की या किसी भी डॉक्यूमेंट्स की. ठीक है. और उसके अंदर क्या होता है, उसका उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है, उस सब्जेक्ट मैटर के आधार पे एक लिस्ट ऑफ एंट्रीज बनाई जाती है. एंट्रीज किस चीज की होती है? सब्जेक्ट की होती है. ठीक है. और उनको किसी अल्फाबेटिकली या किसी और मेथड के अकॉर्डिंग अरेंज करके रखा जाता है. An index is thus a working tool designated to help the user to find his way out of the mass of document information in a given subject field or document store. ठीक है. यानी बहुत सारी जहाँ किताबें रखी हुई है उसमें से कोई पर्टिकुलर बुक ढूंढना है, तो उसको ढूंढने का जो टूल है वो है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग. इट गिव्स सब्जेक्ट एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फिजिकल फॉर्म. ठीक है. वो चाहे फिजिकल फॉर्म में चाहे जो भी हो, वो चाहे न्यूज़पेपर हो, बुक हो, ऑडियो वीडियो मटेरियल हो या जर्नल हो, कुछ भी हो, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं होता. उसका रिलेशन होता है उसके सब्जेक्ट के साथ. ठीक है. अब इसके बाद इसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा. बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है. ठीक है. अब इसका पर्पस क्या है? ठीक है. तो इसका जो पर्पस है चार्ल्स एमी कटर ने दिया था. तो फर्स्ट इसका पर्पस है टू इनेबल अ पर्सन टू फाइंड अ बुक ऑफ विच द सब्जेक्ट इज नॉन. ठीक है. ऐसी बुक को ढूंढना जिसका केवल सब्जेक्ट ही नॉन है. ठीक है. अगर कोई, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई यूजर लाइब्रेरी में आया जिसका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट. ठीक है. उसका इंटरेस्ट कोई पर्टिकुलर ऑथर या पर्टिकुलर टाइटल नहीं है, उसका इंटरेस्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट है. उसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बुक चाहिए. ठीक है. लिखी किसने भी हो, उसका टाइटल कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो उसके लिए कौन सा अप्रोच काम लगेगा? उसके लिए जो अप्रोच काम लगेगा वो होगा सब्जेक्ट अप्रोच. ठीक है. सेकेंड इज टू शो व्हाट लाइब्रेरी हैज ऑन अ गिवन सब्जेक्ट. ठीक है. अगर सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट है तो एक सब्जेक्ट के ऊपर एक लाइब्रेरी में कितनी बुक है वो भी इजीली पता चल जाएगा. This implies that the main purpose of subject indexing is to satisfy subject query of the user by enabling an inquirer to identify documents on a given subject, providing information on the presence of material on allied or related subject. ठीक है. तो इन सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के जो ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ये है कि उसे उस सब्जेक्ट पे अगर बुक ढूंढना है तो वो मिल सके, और दूसरा उस सब्जेक्ट के ऊपर लाइब्रेरी में कितनी बुक है वो अगर पता करना हो तो भी उससे वो पता कर सके. यहाँ पे कुछ और सब इसके ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं. फर्स्ट इज यहाँ पे ये दे, ठीक है, सब्जेक्ट अप्रोच मतलब सब्जेक्ट से बुक ढूंढ सके. दूसरा, उस सब्जेक्ट पे कितनी बुक है वो
उस यूजर को पता चल सके। ठीक है, तीसरा फिर से वही लिख दिया है। सब्जेक्ट अप्रोच ये फर्स्ट और थर्ड ये लगभग सेम ही है। इनेबल द इंक्वायरर टू फाइंड सब मटेरियल ऑन रिलेटेड सब्जेक्ट। किसी विषय पे ढूंढ रहा है, बुक ढूंढ रहा है, लेकिन उस विषय से रिलेटेड सब्जेक्ट पे कितनी बुक है वो भी उसे पता चल सके। ठीक है, और लिंक लिंक रिलेटेड सब्जेक्ट्स बाय नेटवर्क ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को किसी और रेफरेंस के साथ ये जोड़ता है। ठीक है, जैसे कंपाउंड सब्जेक्ट जब आते हैं तो एक सब्जेक्ट के साथ उसके रेफरेंस सब्जेक्ट भी होता है। जैसे हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ हिस्ट्री ऑफ फिर बांग्लादेश अगर है, हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका है, हिस्ट्री ऑफ इंडोनेशिया है, तो वो भी उसको यूजर को पता चलता जाएगा। उसका पूरा नेटवर्क की तरह वो क्रिएट। प्रिस्क्राइब अ सब्जेक्ट स्टैंडर्ड मेथोलॉजी टू सब्जेक्ट कैटलॉगर्स और इंडेक्सर फॉर कंस्ट्रक्टिंग यूनिफॉर्म सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, तो इंडेक्सिंग क्या करता है, एक मेथोलॉजी प्रोवाइड करता है इंडेक्सर को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हेडिंग बनाने के लिए। Bring consistency in choice and rendering of subject entry using standard vocabulary and according to the given rule and procedure. इंडेक्सिंग क्या करता है, वोकेबलरी कंट्रोल कलेक्शन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम रूल के साथ कैटलॉगिंग करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे, तो हम क्या करेंगे फिर वोकेबलरी को भी कंट्रोल फॉर्म में रखने की कोशिश करेंगे। बी हेल्पफुल टू यूजर इन एक्सेसिंग एंड any desired document from the catalog or index through different means of the search approaches। तो ये वही वाला है, फर्स्ट वाला ही अगर आप इसको समझो तो ये वही है, अलग तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यूजर को ये हेल्प करेगा कि उसे जो बुक चाहिए कैटलॉग में से वो सब्जेक्ट अप्रोच के ऊपर ढूंढ के देगा। देन डिसाइडिंग on optimal number of subject entries and thus economize the bulk and cost of indexing। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सब्जेक्ट एंट्रीज जो है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। एक सब्जेक्ट में बहुत सारी बुक है, तो अगर बहुत सारी बुक है, 10 बुक है एक ही सब्जेक्ट पे, तो 10 एंट्री नहीं होगी, उसकी एंट्री क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है, अगर बुक अलग अलग है तो फिर वो अलग बुक जाएगी। ठीक है, एक बुक की 10 कॉपी है, 20 कॉपी है, तो 10-20 एंट्रीज नहीं होगी, वो सिंगल यानी कॉपीज पे अलग अलग एंट्रीज नहीं होगी, वो एक ही एंट्री होगी। Provide user-oriented approach in naming the subject through the any vocabulary common to a considerable group of user specialist or layman। ठीक है, और इंडेक्सिंग क्या करता है, यूजर ओरिएंटेड अप्रोच प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगर सब्जेक्ट कोई क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्ट इंडेक्स क्या होता है या सब्जेक्ट इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है, इसके पर्पसेस क्या हैं, या फिर इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो ये आई थिंक कि आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट है इसका कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग, यानी कैटलॉगिंग वर्सेस इंडेक्स। कैटलॉगिंग और इंडेक्सिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कैटलॉगिंग और इंडेक्सिंग में हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तभी हमने पढ़ा था कि जो कैटलॉगिंग है वो क्या करता है, वो बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट की बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन कैटलॉगिंग के थ्रू एंटर की जाती है। ठीक है, और इंडेक्सिंग क्या करता है, इंडेक्सिंग केवल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको वो लिस्ट करता है। तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, केवल मैंने बेसिक जो डिफरेंस है इसका वो मैंने आपको बता दिया। देन नीड एंड पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग प्रिंसिपल्स। अब इंडेक्सिंग जो होती है वो मेथोलॉजी होती है, और जब कोई भी मेथड होती है तो उसके क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो इंडेक्सिंग के प्रिंसिपल्स की क्या ज़रूरत है। ठीक है, वाई प्रिंसिपल ऑफ इंडेक्सिंग आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इंडेक्सिंग प्रिंसिपल क्यों चाहिए, अगर इंडेक्सिंग प्रिंसिपल नहीं होंगे तो हमको कोई एक क्या नहीं मिलेगा, जनरल डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो कुछ भी है तो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके हमें चाहिए ही, ठीक है। तो फर्स्ट इज टू सेट आउट द जनरल डायरेक्शन फॉर द कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग टेक्निक्स, ठीक है। अगर सब्जेक्ट इंडेक्सिंग टेक्निक्स यूज करना है और उसको कंसिस्टेंट वे में अप्लाई करना है तो हमें क्या चाहिए, उसका कोई ना कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए। रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, या तो रूल्स कहते हैं या फिर पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। To serve the second is to serve as useful guide for developing new indexing technique and to develop one that already exist, ठीक है। अगर कोई पॉलिसी या कोई कुछ रूल्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है, या जिसको लोग समझते हैं, तो उससे क्या होगा, उसको या तो उसके आधार पे कोई नई इंडेक्सिंग टेक्निक डेवलप की जा सकती है या फिर उसी इंडेक्सिंग टेक्निक को क्या किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड इज टू फैसिलिटेट द इवोल्यूशन ऑफ इंडेक्सिंग सिस्टम। कोई अगर सिस्टम बना हुआ है तो ही हम उसको इवोल्यूट कर पाएंगे, अगर वो सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है तो फिर हम उसको इवोल्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए उसके प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है। अगर प्रिंसिपल्स या रूल्स बने हुए हैं तो आप उसको इवोल्यूट कर सकते हैं। देन टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल रैशनल फॉर अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और गाइडिंग फॉर डिजाइनिंग सब्जेक्ट इंडेक्सिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जो इंडेक्सिंग सिस्टम है उसको थ्योरेटिकल फॉर्म प्रोवाइड करने के लिए भी प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है। To promote understanding of different subject heading systems by identifying commonalities underlying them and providing a structure for their comparison, ठीक है। अगर जो पॉलिसीज हैं, जो इंडेक्सिंग सिस्टम्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स अगर बने हुए, उनकी थियरीज अगर बनी हुई है तो ही आप उसको क्या कर सकते हैं, उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं और उसमें जो कॉमन है उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। Then to determine how subject headings are established and applied, ठीक है। अगर प्रिंसिपल्स हैं तो उसके आधार पे ही आप ढूंढ सकते हो कि सब्जेक्ट हेडिंग को कैसे बनाना है और उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसीलिए इंडेक्सिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसकी जरूरत होती है। अब इंडेक्सिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो इंडेक्सिंग का ये है कि जो इसका फोकस होता है वो कौन होता है, यूजर होता है, ठीक है। द वर्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट हेडिंग शुड मैच व्हाट द यूजर विल सीक इन द इंडेक्स, ठीक है। तो यूजर क्या इंडेक्स में सर्च कर सकता है उसके साथ आपकी हेडिंग मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं होती है तो आपने चाहे भी जो सिंपलेस्ट ली हो या टेक्निकली सबसे ज़्यादा टेक्निकल ली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यूज़र उस सब्जेक्ट हेडिंग को सर्च ही नहीं करेगा तो, ठीक है। सेकेंड, यूनिटी। अ सब्जेक्ट इंडेक्स मस्ट bring together under one heading all the documents with which documents which deals प्रिंसिपली और एक्सक्लूसिवली विद द अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसको इस तरह से आपको बनाना है कि वो एक सब्जेक्ट पे लिखी गई सारी किताबें एक साथ आ जाए, ठीक है। देन कॉमन यूजेस। द सब्जेक्ट हेडिंग chosen must represent common uses or at any rate the uses of the class of users for whom the document is on the subject within which the heading fall is intended। मतलब वही जो ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव जो था उसी को को रिलेट कर रहा है, ठीक है। यानी जो सब्जेक्ट हेडिंग हमने ली है वो कॉमन यूजेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी जो लोग उसको सर्च करेंगे, जिस टर्म से सर्च करेंगे उसी तरह के टर्म उसमें आना चाहिए। वेदर अ पॉपुलर टर्म और अ साइंटिफिक वन is to be chosen should depend on the approaches of the user। अब अगर दो तरह के टर्म है, एक साइंटिफिक टर्म और एक पॉपुलर टर्म, तो आप उसको में से कौन सा टर्म चूज करोगे, ठीक है। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये यूजर्स की अप्रोचेस पे डिपेंड करता है कि यूजर कौन से टर्म्स को पसंद कर रहे हैं, कौन से टर्म से डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। देन स्पेसिफिसिटी। The heading should be as specific as the topic it is intended to cover the intended to cover। तो जो हेडिंग है, ठीक है,
वो टॉपिक की तरह ही स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, उस टॉपिक के अंदर क्या वो कवर कर रहा है, वो टॉपिक क्या कवर कर रहा है, उस सब्जेक्ट को क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए हेडिंग के थ्रू। ठीक है, एज ए corollary the heading should not be broader than the topic। ठीक है, जैसे क्लासिफिकेशन होती है जहाँ पे ब्रॉडर ग्रुप भी होते हैं, नैरोअर भी होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग कभी भी ब्रॉडर नहीं होना चाहिए, वो स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट होना चाहिए। इंडेक्सिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज क्या होती है, रूल्स जो होते हैं उसके आधार पे जब आप उसका नो हाउ बनाते हो कि आपके वो उसको कैसे बनाना है, कैसे उसको अरेंज करना है। ठीक है, कैसे टर्म्स लेना है, ठीक है, कहाँ तक लेना है, ये सारे जो डिसीजन लिस्ट आउट किए जाते हैं तो उसको कहा जाता है पॉलिसीज। इसमें है exhaustivity in indexing। Exhaustivity in indexing is the detail with which the topic or feature of the document are analyzed and described. In other words, an exhaustive index is one which lists all possible index term associated with the thoughts content of a document। ठीक है, तो इंडेक्स एग्जॉस्टिविटी हमने पहले भी पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, तो यहाँ भी वही है कि उस सब्जेक्ट के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको कवर करना है, उसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, दैट इज एग्जॉस्टिविटी। Then specificity. The specificity describe how closely the indexing term match the topic they represent in the document। यानी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो कंटेंट है, उसके साथ आपके जो इंडेक्सिंग टर्म है वो कितना मैच हो रहे हैं, क्या जो टर्म्स आपने लिए हैं उस टर्म्स के ऊपर उन्हें कंटेंट उस डॉक्यूमेंट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपके जो हेडिंग्स है वो कितनी स्पेसिफिक है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। इट इज द एक्सटेंट टू विच द इंडेक्सिंग सिस्टम परमिट्स अस टू बी प्रिसाइज व्हेन स्पेसिफाइंग द सब्जेक्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट वी आर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो वो उस कितना प्रिसाइज हेडिंग, जो सब्जेक्ट हेडिंग है वो हम चूज कर रहे हैं, वो उसको उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि जो इंडेक्सिंग होती है वो क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, हायर स्पेसिफिसिटी लीड टू हाई प्रिसीजन वेयर लोअर स्पेसिफिसिटी लीड टू लो प्रिसीजन बट हाई रिकॉल। रिकॉल एंड प्रिसीजन क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इन शॉर्ट में इतना बता देता हूँ कि जब हम प्रिसाइज सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, और जब हम रिकॉल वाले सर्च करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इंडेक्सिंग कैसी होनी चाहिए, वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, देन इंडेक्सिंग प्रोसेस, the representation of document and the knowledge expressed by them is one of the central and unique area of study within library information science and is commonly referred as indexing। A common demand in library information science is for a set of rules or prescription for how to index। When this demand raised is it is usually based on assumption that it is possible to explain the intellectual operation in the subject indexing process। The indexing process basically consists of two intellectual steps। First, conceptual analysis and translation। तो इंडेक्सिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें दो स्टेप होती है। फर्स्ट है कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस। कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस मतलब आप उसके जो टॉपिक्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको एनालाइज करते हो। ठीक है, वो उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। दिस स्टेप रिफर टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आइडियाज। ठीक है, उसमें कौन कौन से आइडियाज है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसकी उसमें ब्रॉडर टर्म कौन सा है, उसमें नैरो टर्म कौन सा है, उसमें जनरल टर्म कौन सा है, उसमें स्पेसिफिक टर्म कौन सा है। तो ये आप उसके अंदर एनालाइज करके उनको ब्रॉट आउट करते हो और उसके बाद जो टर्म्स है उनके लिए कोई भी
हेडिंग चूज करते हो। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस। कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस में और कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ये केवल उसको अब एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। Then translation. During the first two stages of the indexer has established the subject content of the document and identified the principal concept in the subject. The indexer is hereafter ready to translate the concept into indexing language. ठीक है, तो यानी पहले तो आपने आइडियाज ढूंढ लिए कि कौन कौन से आइडियाज हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप उस आइडियाज को क्या करोगे, नेम करोगे, ट्रांसलेट करोगे इंडेक्सिंग लैंग्वेज में। यानी उसके लिए जो हेडिंग है वो आप चूज करोगे। ठीक है, और हेडिंग कहाँ से चूज कर सकते हो आप, वोकेबलरी कंट्रोल टूल से सर्च कर सकते हो, सब्जेक्ट हेडिंग से सर्च कर सकते हो। ठीक है, जो CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, उस तरह के टूल्स का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसलेटिंग इन इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस। इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस क्या होता है, इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस जो CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है या फिर ऐसी जो लिस्ट है जो कंट्रोल्ड वोकेबलरी प्रोवाइड करती है, उसे हम इंडेक्सिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ अलग से कोई लैंग्वेज टाइप नहीं है, जैसे कोई कंप्यूटर लैंग्वेज की तरह समझ रहा हो तो वैसा नहीं है। वो स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होती है। ठीक है, एक डिक्शनरी की तरह होती है जिसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग होती है, यानी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, जहाँ पे वोकेबलरी भी कंट्रोल की जाती है, होमोनियम सिनोनियम इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। An indexing language is a set of terms and devices used to establish a relationship between terms for representing the content of the document as well as the query of the user। ठीक है, कोई भी कंटेंट है डॉक्यूमेंट का, उसको क्या करते हैं उसमें, अगर एक ही है तो उसको एक पर्टिकुलर टर्म देंगे, अगर उसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हैं तो उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्रिएट की जाएगी। ठीक है, और उस रिलेशनशिप के लिए भी स्पेसिफिक टर्म्स यूज किए जाते हैं। और ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है, इसमें कंट्रोल वोकेबलरी कंट्रोल होती है, सिमेंटिक एंड सिंटैक्स। ठीक है, जो टर्म्स होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं और बहुत लिमिटेड होते हैं। कंट्रोल्ड वोकेबलरी हैज डिफाइंड एज लिमिटेड सेट ऑफ टर्म showing their relationship and indicating way in which they may usefully be combined to provide subject index to the documents and to search for these documents in a particular system। ठीक है, किसी भी यानी कोई भी कलेक्शन के अंदर ये सारे टर्म्स यूज करके कोई भी यूजर बुक्स को ढूंढ सकता है। ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स comprises a grammatical structure or a set of rule that governs the sequence of occurrence of terms or word in representing the content of documents। ठीक है, तो उसके अंदर ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो किया जाता है, यानी ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स ना हो या फिर कोई और तरह की उसमें वर्ड से रिलेटेड कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, देन semantic refers to the systematic study of how meaning is structured, expressed and understood in the use of indexing language। तो semantic जो है उसका मीनिंग के साथ रिलेशन होता है। ठीक है, मोर डिस्कशन ऑन इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस कैन बी सीन। ठीक है, तो यूनिट 10 जो है उसमें हम अलग अलग जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब कोई भी सिस्टम होता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो इंडेक्सिंग भी एक सिस्टम है और वहाँ भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, एन इंडेक्सर एनालाइज a text and strive to ascertain meanings. Ideally, this analysis anticipate a searcher for some future time, looking for the text within the same meaning. But meaning is not fixed at either end of this process, and if we
If the meaning is relatively ambiguous or stable, the term used or represent it are not. Thus, most index processor encounters at two level. ठीक है, तो इंडेक्सिंग में क्या किया जाता है, इंडेक्सिंग में टर्म्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, और उसका मीनिंग तय किया जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो टर्म्स है उसका मीनिंग चेंज होने लगता है विद दी प्रोसेस, विद जैसे जैसे समय जाता है उसका मीनिंग चेंज होता जाता है, ठीक है। और कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिसकी मीनिंग बहुत फिक्स होती है, बहुत यानी कॉन्क्रीट होती है, लेकिन कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिसकी मीनिंग जो होती है वो बहुत फिक्स नहीं होती है, यानी वो कंफ्यूजिंग भी होती है। तो अगर उस तरह के टर्म्स है तो वो क्या, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इंडेक्सिंग में दो तरह की यहाँ पे दो लेवल पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताई गई है। फर्स्ट, इंटरप्रेटिंग मीनिंग एज इंटेंडेड बाय ऑथर एंड एज कंस्ट्रक्टेड बाय द पोटेंशियल यूजर, ठीक है। तो इंटरप्रेटिंग मीनिंग मतलब ऑथर क्या कहना चाहता है उस टर्म से, लेकिन यूजर क्या समझता है, ठीक है। अगर वहां पे डिफरेंस है तो फिर कॉन्सेप्ट में भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यानी यूजर ने, ऑथर ने किसी और मोटे किसी और इंटेंशन से लिखी है, ठीक है, और लेकिन टर्म वही टर्म जो यूजर है वो भी यूज कर रहा है, लेकिन उसको जो जिस इंटेंशन से जो बुक ढूंढ रहा है, जिस जो उसका मतलब है, वो ऑथर का जो मतलब है उनसे अलग है, ठीक है। तो दोनों का क्या होगा, मैच नहीं होगा। Choosing the term in to represent the meaning that will be enable this communication to be clear and as to as it can be, ठीक है। और दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है कि जो टर्म्स जो होते हैं वो क्या उसकी सही मीनिंग जो है वो रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। Bearing in mind that such fidelity is a relative thing to begin with. Fidelity in the context of IR denotes the accuracy with which term used to represent the name of a subject representing the meaning. A number of problems and issues are associated with the indexing. Are subject of documents are complex, multi worded terms, ठीक है। अब जब सब्जेक्ट जो है, आज के अगर हम जब बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट, ठीक है, नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, दो सब्जेक्ट्स मिलके नए सब्जेक्ट बना रहे हैं या एक सब्जेक्ट तोड़ के ही नया सब्जेक्ट बना रहे हैं, टॉपिक जो हो रहे हैं वो माइक्रो होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडेक्सिंग जो हो रही है वहाँ भी क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है इंडेक्सिंग से रिलेटेड वो कौन कौन सी आ रही है, एक आ रही है कि जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैंने कहा कि वो क्या होते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। मल्टी वर्ड, एक यार आप एक या दो वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, इवन अब फ्रेज लेना पड़ रहा है, फ्रेज में भी वो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। यूजर्स रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टेंड टू बी मल्टी डायमेंशनल। अब यूजर की जो रिक्वेस्ट है वो किस तरह की हो रही है, मल्टी डायमेंशनल हो रही है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है। देन चॉइस ऑफ टर्म अमोंग डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज एंटिटी, एक्टिविटीज, एब्स्ट्रैक्ट। तो यानी अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ गए इंडेक्सिंग में, एंटिटीज भी आ गई है, एब्स्ट्रैक्ट भी आ गया है, अब कहाँ पे आपको कौन से टर्म्स ढूंढना है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है। देन चॉइस ऑफ वर्ड फॉर्म अमोंग द अदर फॉर्म, दैट इज, अब जो टर्म्स क्या किस चीज का, एंटिटीज यानी नाउन हो गए, ठीक है, एक नाउन हो गए, फिर उनकी एक्टिविटीज हो गई। और कुछ टर्म ऐसे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, ठीक है। कुछ होते हैं जिनकी जो किसी और टर्म की प्रॉपर्टीज बताते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंटिटीज यानी आइसोलेट, ठीक है, जब हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी ना, आइसोलेट टर्म्स जो अपने आप में एक अलग टर्म होता है, ठीक है। तो उनमें अब इतने सारे टर्म्स है तो इनमें से जो सब्जेक्ट इंडेक्सर है वो कौन से टर्म चूज करेगा, तो ये उसके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है।
ठीक है। अब वर्ड जो है, अब वर्ड के भी डिफरेंट फॉर्म हो रहे हैं, नाउन है या फिर एडजेक्टिव है या सिंगुलर वर्ड है या प्लूरल वर्ड है, तो उसमें भी उसका कौन सा फॉर्म लिया जाए। ठीक है। देन होमोग्राफ इफ neglected will give rise to reduced relevance. Seriousness of the problem will depend upon the coverage of the system. ठीक है। अगर एक तरह के जो रिलेवेंस है, ठीक है, होमोग्राफ से, यानी एक टर्म है और उसका किसी और टर्म के साथ रिलेवेंस है, उसको अगर निग्लेक्ट किया गया है तो क्या होगा, उसके कवरेज को वो कम कर देगा। ठीक है। अभी जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो क्या है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि कंपाउंड सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट किसी और चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो उन दोनों को कवर करना जरूरी है इंडेक्सिंग के लिए। Choice of the kind of vocabulary that should be used and syntactical and other rules necessary for representing common subject। ठीक है। तो वोकेबलरी किस तरह की आप यूज करोगे, है ना, और ग्रामेटिकल चीजें जो सिमेंटिक वर्ब्स है, ठीक है, और होमोनियम सिनोनियम्स प्रॉब्लम्स है, उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए वोकेबलरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। क्या सिमेंटिक, सिमेंटिक मतलब देखिए एक ही जो वर्ड्स होता है ना, कोई भी वर्ड कोई पर्टिकुलर मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। यानी एक वर्ड है लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग आ रहे हैं। जैसे आप अभी क्या देखोगे, एक डिक्शनरी की तरह एक डॉक्यूमेंट होता है, थिसोरस है। ठीक है। थिसोरस है, थिसोरस में एक ही टर्म के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। होमोनियम्स नहीं है, होमोनियम से ये डिफरेंट है, यानी कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है। जो टर्म कॉन्क्रीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता है उसमें सिंटैक्टिकल या सिमेंटिकल प्रॉब्लम होती है। ठीक है। हाँ, हाँ, स्पेलिंग सेम होती है, उसका कॉन्सेप्ट भी सेम होता है, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। और ये जनरली देखिए ईडीएम में इस तरह के वर्ड्स ज्यादा यूज होते हैं, उसका मीनिंग कुछ और होता है, टर्म कुछ और होता है। ठीक है। जैसे अभी मेरे माइंड में कोई आ नहीं रहा है एक एग्जांपल, बहुत सारे टर्म होते हैं। ठीक है। अ, नहीं नहीं नहीं, प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं है दीपाली, प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं है। एक ही टर्म को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है। हाँ। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है। अम, जब हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं ना, कहा यानी हाई लेवल लैंग्वेज में जब जाते हैं ना, हाई लेवल लैंग्वेज में, तो वहां पे टर्म्स वही रहते हैं, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है। हाँ, यस, कह सकते हैं बहुत सारे। देखिए अभी मेरे माइंड में अभी कोई एग्जांपल नहीं आ रहा, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां से हम यानी जनरल लैंग्वेज में भी जब बात करते हैं ना, तो उस टर्म का मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन जब बात करते हैं तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। ठीक है ना। जैसे आपको जब हाँ, उसी तरह से वो कहावत, वो इडियम वाली कहावत हो गई। ठीक है। तो इडियम तो है ही कि उसमें टर्म्स अलग होते हैं, मीनिंग अलग होती है, लेकिन यहाँ टर्म भी वही होता है, मीनिंग भी वही होती है, लेकिन उसका जो निचोड़ होता है ना वो चेंज हो जाता है। यानी एक कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म बोलते हैं वो है ये। ठीक है ना।
तो इस तरह के टर्म्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, यानी ये है, तो वहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो क्लियर नहीं हो पाती है। ठीक है, मेरे माइंड में अगर कोई एग्जांपल आया तो मैं आपको अभी जरूर बताऊंगा। ठीक है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बस यही। इसी तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट है, एक नहीं, बहुत सारे टर्म्स है। और हम जनरल लैंग्वेज में सब बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, जिनका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन हम किसी अलग अलग सेंटेंसेस में उनके अलग अलग तरीके से मीनिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो अगर कोई आप में से इंग्लिश का एक्सपर्ट है तो दे विल अंडरस्टैंड मोर। ठीक है। हाँ, यस। ठीक है ना, एक ही टर्म को अलग अलग सेंटेंसेस में अलग यूज करेंगे और उन हर जगह उनका मीनिंग अलग होगा, है ना। तो उनको होमोनियम्स भी नहीं बोल सकते हैं कि एक ही मीनिंग, एक ही टर्म के अलग अलग मीनिंग है, वो भी नहीं कह सकते। लेकिन उनका यूज अलग अलग सेंटेंसेस में या अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। यस। नहीं, वो तो सिनोनियम्स हो गया, वो सिनोनियम्स हो गया भगवती, वो सिनोनियम्स हो गया। वो तो टर्म्स ही चेंज हो गए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे टर्म्स चेंज नहीं होते हैं, एक ही टर्म होता है, लेकिन उसका भावार्थ चेंज हो जाता है। हाँ, करेक्ट। हाँ, यस यस, बस वही मैं कहना चाहता हूँ। वो कैसे सेंटेंस या कैसे फ्रेज के साथ आप यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जो उसका कॉन्क्रीटनेस है ना, कॉन्क्रीटनेस टर्म का, वो बना हुआ नहीं रहता, वो चेंज होता जाता है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है फिर उसका मीनिंग। ठीक है, तो इन देन, अच्छा कहाँ पे थे हम? एग्जॉस्टिविटी, ओके, सेमेंटिक पे थे। ठीक है, डिसीजन अबाउट द एग्जॉस्टिविटी लेवल। ठीक है, तो एग्जॉस्टिविटी जैसे हमने बात की थी कि हम जब इंडेक्सिंग करेंगे तो किसी भी सब टॉपिक के अंदर आने वाले सभी सब्जेक्ट्स को हमें इंक्लूड करना है। तो फिर अगेन ये एक प्रॉब्लम होगी इंडेक्सर के लिए कि वो कैसे डिसाइड करेगा कि कितने टर्म्स लेना है, वो कितनी डेप्थ तक जाना है। ठीक है, तो वो अगेन उसके लिए क्वेश्चन होगा। देन डिसीजन अबाउट द स्पेसिफिसिटी लेवल, तो कितना स्पेसिफिक उसे होना है, उसके ऊपर भी कोई गाइडलाइन नहीं है। ठीक है, तो उसका डिसीजन वो कैसे लेगा। देन इंश्योरिंग द इंटर इंडेक्सर कंसिस्टेंसी, दैट इज कंसिस्टेंसी इन इंडेक्सिंग बिटवीन सेवरल इंडेक्सर। अब अलग अलग इंडेक्सर हैं, ठीक है, तो अलग अलग इंडेक्सर अलग अलग तरीके से इंडेक्सिंग करेंगे, तो उनके बीच में जो कंसिस्टेंसी है उसको कैसे बना के रखेंगे। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। Then ensuring that indexing is done not merely on the basis of documents intrinsic subject but also, yes, हाँ, ठीक है, ये पूरा करते हैं, देन उसके बाद हम कल देखेंगे। ठीक है, है ना। हाँ, इंश्योरिंग दैट इंडेक्सिंग इज नॉट मियरली द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंट्रिंसिक सब्जेक्ट बट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ यूजर्स हु मे बी एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिटेड। ठीक है, ये वही है कि जो इंडेक्सिंग है केवल डॉक्यूमेंट के सब्जेक्ट पे नहीं जाना चाहिए, वो यूजर कैसे उसको सर्च करते हैं उसको भी उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब ये आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सारी कहानी घूम फिर के वहीं पर आ गई। शुरुआत में जो हम कह रहे थे कि जो भी यूजर को समझ में आता है वो टर्म डाल दिया, फिर वहां से ले गए कि हम टेक्निकल टर्म डालेंगे, एक ही टर्म डालेंगे, फिर लास्ट में घूम फिर के फिर वहीं पर बात की कि नहीं, केवल उसके डॉक्यूमेंट के टर्म पे, डॉक्यूमेंट में जो सब्जेक्ट है वही टर्म नहीं डालना है, जो यूजर को समझ में आए वही डालना है। तो पहले वाला ही क्या बुरा था, है ना। ठीक है, हाँ, है ना। तो मैंने ये इसीलिए पहले ही कहा था कि बहुत सारा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सिंपल अगर भाषा में अगर आपको समझना हो ना, तो वो इतना ही है इंडेक्सिंग, कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आने वाले विषयों को टर्म्स के द्वारा समझाना। ठीक है, तो आप उसको ऐसे टर्म्स यूज करो कि यूजर्स को
वो समझ में आ जाए। और इंडेक्सिंग की जो स्पेसिफिसिटी ये होती है, यानी उसकी इसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि उसमें वोकेबलरी कंट्रोल होता है। किसी भी एक कॉन्सेप्ट के लिए एक ही टर्म यूज होता है, तो यानी होमोनियम सिनोनियम से ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है। चाहे होमोनियम्स हो या चाहे सिनोनियम्स हो, अपने कॉन्सेप्ट को अपने ही टर्म से वो डिसाइड करती है। ठीक है, अगर एक कॉन्सेप्ट के लिए एक टर्म यूज किया है तो हमेशा उस कॉन्सेप्ट के लिए वही टर्म यूज होगा। तो वोकेबलरी कंट्रोल इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यानी सबसे बड़ा फीचर होता है ना। और जो अ, और इंडेक्सिंग क्या करती है कि जो कंपाउंड सब्जेक्ट होती है उसको भी अच्छे से डील कर लेती है। ठीक है, और उसको भी डील जब वो करती है तो वो ये देखती है कि एक एक जैसे सब्जेक्ट्स हैं तो वो एक साथ आए, है ना। अगर चाहे हम उसको अल्फाबेटिकलाइज कर रहे हो तो वो भी एक साथ आए, तो उसके लिए क्या करना होता है, जो ब्रॉडर सब्जेक्ट होता है वो पहले रखना होगा, है ना। अगर समझिए कि हम इतिहास के ऊपर या ज्योग्राफी के ऊपर बुक को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो एक जगह हम लिख रहे हैं ज्योग्राफी और ज्योग्राफी डैश इंडिया, ठीक है, और दूसरी बुक आ रही है उसमें लिख देंगे हम इंडियन ज्योग्राफी, तो वो फिर क्या होगा, दोनों बुक अलग अलग जगह पे चली जाएगी, है ना। और चलो सभी में ज्योग्राफी देश इंडिया लिखा है, लेकिन फिर कुछ बुक आई उसमें लिखे अमेरिका, अमेरिकन ज्योग्राफी, तो फिर अमेरिका की ज्योग्राफी अलग चली जाएगी, यानी ज्योग्राफी की बुक्स फिर डिस्पर्स हो जाएगी। इसीलिए इंडेक्सिंग के अपने खुद के बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि वो हमें से रूल प्रोवाइड करता है जिसको यूज़ करके हम एक जैसे सब्जेक्ट्स को हैं, एक जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम ब्रॉडर टू नैरोर जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ब्रॉडर टू नैरोर जाने से एक सब्जेक्ट जो होते हैं वो एक साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ठीक है कंफ्यूजन भी है, और डेवलपमेंट हुआ है तो बहुत सारे अ, उसके अंदर फीचर्स आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी उनकी टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो अब पढ़ना तो पड़ेगा, करेंगे क्या। ठीक है, अब कंप्यूटराइजेशन आ गया है, तो अब इंडेक्सिंग इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट हेडिंग का यूज़ तो करना ही होता है, अदरवाइज उसका जो लुक है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, मुझे लग ही रहा था कि बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब क्वालिटी इसकी है, क्वालिटी और इंडेक्सिंग कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये इतना कुछ है नहीं। कंसिस्टेंसी वही है कि आप कंसिस्टेंटली उसको एक तरह के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करो। ठीक है, तो आज यहीं तक हम रुकते हैं। ठीक है,